नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार में आज शानदार हमने तेजी का सत्र देखा क्योंकि ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ईरान और इजरायल युद्ध विराम को लेकर सहमत हो गए हैं। इजरायल ने भी कहा कि वो युद्ध रोक देंगे, सीज फायर कर देंगे। लेकिन बाद में खबर ईरान की तरफ से आई कि उन्होंने मिसाइल अटैक किया है इजरायल के ऊपर। थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है, निश्चितता नहीं है कि आगे होगा क्या। थोड़ा मोड़ा तनाव, रिस्क कम हुआ है और उसके चलते हमने देखा कि जो 300 अंकों की तेजी थी निफ्टी में घट के रह गई है करीब करीब 100-125 अंकों के आसपास की। सवाल यह है कि क्या बाजार में गिरावट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, मौका है ट्रेडर्स के लिए या फिर निवेशकों के लिए भी। इस पर आगे चर्चा करेंगे और कौन से शेयर आपको खरीदने हैं जहां पर पैसे आपके लिए बन सकते हैं ट्रेड करके या फिर निवेश करके, ये भी शो में जरूर होगा। तो 1.5 घंटे काफी खास है, लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं केनरा बैंक हेडलाइंस के साथ। दिन के ऊपरी स्तर से फिसला बाजार। निफ्टी ऊपर से करीब 300 अंक गिरकर 25,050 के पास। निफ्टी बैंक भी दिन की ऊंचाई से 500 अंक फिसलकर 56,400 के नीचे। ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेत। डाउ फ्यूचर्स 300 अंक, वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 250 अंक मजबूत। यूरोपीय बाजार में भी 1 से 1.5% तक की तेजी के साथ कामकाज। फाइनेंशियल शेयरों में तगड़ी खरीदारी। जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस 2.5 से 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं महिंद्रा फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और SBI कार्ड्स में भी खरीदारी। खरीदारी से ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रौनक। टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड में 1 से 2.5% की मजबूती। मदरसन और एक्साइड भी 2 से 3.5% तक तेज हुए। 84,000 करोड़ रुपए के AGR बकाये पर राहत की खबर से वोडाफोन आइडिया 6% भागा। AGR पेमेंट के लिए समय सीमा 6 साल से बढ़कर 20 साल कर सकती है सरकार। इंडस टावर्स में भी 2% की तेजी। AGM में कई बड़े ऐलानों से अडानी ग्रुप शेयरों में जबरदस्त तेजी। अडानी पोर्ट करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन में भी 2 से 2.5% तक की मजबूती। AGM में ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी बोले, FY25 में सभी क्षेत्रों में हमारे आंकड़े काफी मजबूत। डिफेंस और शिपिंग शेयरों में मुनाफा वसूली। HAL, BEML और भारत डायनेमिक्स में 2.5 से 6% तक की कमजोरी। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और गार्डन ब्रीच भी 2 से 8% तक टूटे। कोटक के बिकवाली की राय से KPIT टेक्नोलॉजी 5.5% फिसला। मिड क्वार्टर अपडेट में कारोबार को लेकर अनिश्चितता और धीमी ग्रोथ के चलते कमजोरी। डीप डाइव रिसर्च वाले शेयरों का जलवा बरकरार। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में 5% की जोरदार तेजी। तो सुब्रॉस, इंजीनियर्स इंडिया, वोल्टास और जिंदल सौ में भी 2 से 3% की मजबूती। आज से खुला ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का IPO। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट चरण लिलाने की अवॉइड की राय। और आज से खुले 3 नए SME IPO। आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अब्राम फूड, श्री हरे कृष्ण स्पंज। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही SME IPO में अवॉइड की सलाह। फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा प्रदर्शन। 1 बजे तक भी भारतीय बाजार में तेजी के लेवल्स कायम थे। 25,200 के पार 25,250 के भी दर्शन हुए निफ्टी में। लेकिन उसके बाद ये डाउन ट्रेंड क्यों, बड़ा सवाल है। और इस वक्त अगर आप देखें ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव बेंचमार्क्स में और साथ ही उतार चढ़ाव ब्रॉडर मार्केट्स में नजर आएगा। ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे निफ्टी भी टूटता हुआ, वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें वहां
वहां पर भी बिकवाली ऑलमोस्ट 300 अंकों की गिरावट। निफ्टी में इस वक्त ऊपरी स्तरों से 25,000 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी की तस्वीर पर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वहां पर भी हम देख रहे हैं बिकवाली जो है वो हावी होती हुई, और सेंसेक्स अगर आप देखेंगे वहां पर भी बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिला है। अब यही कह सकते हैं कि आज सुबह जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे वो कंसर्न्स को भी इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स छटते हुए आज सुबह नजर आए। सीज फायर की बात जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती हुई दिखी, उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव ग्लोबल सेटअप पर नजर आया, और उसके बाद भारतीय बाजार पर भी उसके संकेत। लेकिन सेकंड हाफ तक ये गेन्स फ्रिजल आउट क्यों होते हुए दिखे, बड़ा सवाल। आगे बढ़ेंगे, आने वाले 1.5 घंटे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस पर विस्तार से आपको ऑन द शो एक बताते हैं। 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस वक्त इंडेक्स वाइज, ये जो बिकवाली आई है इसे प्ले आउट कैसे करेंगे आप, इस पर बात होगी। क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। ऑप्शन की एक रणनीति भी लेकर आएंगे, ऑप्शन के दमदार ट्रेड ऑप्शन के चैंपियन में। 3 बजे एक्सचेंजेस पर मार्केट में स्टॉक वाइज क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स 3:10 पर, इवेंट्स टू वॉच आउट 3:20 पर। जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपके लिए जानना जरूरी है वो सब भी आपके सामने रखेंगे। बाजार की बड़ी बात इस वक्त आपके स्क्रीन पर, बिकवाली का दबाव निफ्टी पर, बिकवाली का दबाव बैंक निफ्टी पर। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल और तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर गिरावट और वॉलेटाइल मूव जरूर देखने को मिले हैं। हालांकि सेक्टर वाइज अब भी हम देख रहे हैं कामकाज मोमेंटम बेस देखने को मिला है, और सेक्टर स्पेसिफिक चाल में मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त बैकसीट, लेकिन इसके अलावा अब भी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में कायम है। पीएसयू बैंक्स में अभी खरीदारी, कैनरा बैंक का शेयर करीब 3% तेजी के साथ चलता हुआ। मजबूती की चाल मेटल्स पैक्ट में भी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी शाइन के साथ मेटल स्टॉक्स में इस वक्त कामकाज देखने को मिलेगा। सेल के स्टॉक पर पर्टिकुलरली नजर है, करीब 4% की तेजी के साथ। इनफैक्ट पीएसयू बैंक के ठीक बाद ये मेटल स्पेस ही है जो आउट परफॉर्म करता हुआ, और उसके साथ ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इन तमाम सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। क्रूड में दबाव से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनर्स, एक्सप्लोरेशन, ये सारी कंपनियों पर, एविएशन, पेंट, इन स्पेसेस पर असर पड़ता है। ओएनजीसी में करीब 3% की गिरावट टॉप लूजर है। कच्चे तेल की चाल जिस तरह से बड़ा उबाल दिखा उसी तरह से गिरावट भी देखने को मिली, और इस वक्त भी ब्रेंट क्रूड और कमोडिटी मार्केट में एनर्जी पैक पर खास तौर से नजर और फोकस होना चाहिए, क्योंकि अभी चर्चा का विषय तो है ही। $69 बैरल के साथ इस वक्त सीज फायर के अनाउंसमेंट के ठीक बाद कच्चे तेल की चाल, बिकवाली का दबाव। तो ये रही बाजार की बड़ी बातें। इस वक्त की हाइलाइट्स ये हैं कि जो गेंस थी बाजार ने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सरेंडर कर दिए हैं निफ्टी ने, और 25,000 के नीचे एक हल्का सा झटका लगा है। 25,317 और अब है 25,031, यानी कि ऊपरी स्तर से 300 अंकों की गिरावट। ये गिरावट आई क्यों? गिरावट इसलिए आई है क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजरायल युद्ध विराम को लेकर सहमत हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि नहीं, अभी तक कोई समझौता हुआ नहीं है। लेकिन फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो सीज फायर के लिए सहमत हैं और जो भी युद्ध के उद्देश्य थे उन्होंने हासिल कर लिया है। ट्रंप का उन्होंने धन्यवाद भी कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान सीज फायर को नहीं मानता है तो हम फिर बहुत ही तगड़ा जवाब देंगे। और ये तमाम चीज़ें चल रही थी। उसके बाद एक खबर आई वायर्स पर एजेंसीज के जरिए कि ईरान ने इजरायल पर मिसाइल अटैक किया है इस सीज फायर वाले तमाम एपिसोड के बाद, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाजार भरभरा के नीचे गिर गए, जो भी गेंस थे उसको गंवा दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बाजार में बाकी कोई स्ट्रक्चरल कोई डैमेज अभी हो रहा हो। बाकी भी अगर आप संकेत देखेंगे तो क्रूड में कोई स्पाइक नहीं है, $69 के आसपास का ही क्रूड है। आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे, करीब 250 से लेकर 250 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर है। सुबह हमने आपको बताया था कि 24,950 से 25,050 वाली रेंज होगी। किसी को अगर बाइंग करनी हो तो अच्छी रेंज है। अभी भी हम इस स्टांस पर कायम हैं जब तक 24,900 प्रोटेक्टेड है। कोई घबराहट की, कोई चिंता की बात नहीं है, वो पक्का वाले सपोर्ट का काम करेगा। आगे थोड़ा विस्तार से इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन मानसी जी जरा ये बता दीजिए कि आज शेयरों में एक्शन कहां पर हो रहा है? बिग बजर्स कौन से हैं आज?
बजर्स की भी बात करेंगे, लेकिन ये जो आपके ऑब्जर्वेशन है ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं और सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक वाइज बड़ा डैमेज नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स भी इस वक्त अगर ग्लोबल मार्केट की चाल फ्यूचर्स का हाल देखेंगे तो ठीक ठाक है। इंडिया विक्स भी कंफर्ट लेवल पर है। बावजूद इसके भारतीय बाजार में ये जो न्यूज फ्लोज जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को लेकर आ रहे हैं, शायद उसी की वजह से थोड़ा सा ये इस वक्त सेंटिमेंट खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके अलावा बजिंग मोमेंटम है, स्टॉक वाइज भी सेक्टर वाइज भी। एजीएम में बड़े ऐलान अडानी ग्रुप ने किए, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियां हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। और इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट थी ये एजीएम, और जिसमें गौतम अडानी जी ने ये कहा कि इंडिया के लिए तो नेक्स्ट बिग चैप्टर जो है वो उसकी अब शुरुआत फिलहाल हो रही है। काफी पॉजिटिव कन्विक्शन था। अपने बिजनेसेस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कमिटमेंट है आगे और बिजनेस डेवलपमेंट का, और खासतौर से पावर, अडानी पावर जो है 2030 तक अपनी सोलर कैपेसिटी में वो बढ़ोतरी करना चाहते हैं। 10 गीगावाट से सीधा 31 गीगावाट तक जाना चाहते हैं। सो अपने सारे ग्रुप कंपनीज को लेकर डिटेल बातचीत वो कर रहे थे और आगे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी बता रहे थे। और इसी एजीएम के ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक्स में जबरदस्त अपसर्ज, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, ये तमाम स्टॉक। निफ्टी का टॉप गेनर जियो फाइनेंशियल भी है। इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है। ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आते हैं और इस स्टॉक के लिए जब हम टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बातचीत करते हैं, 350 का पहला स्तर, उसके बाद 400 तक जाने का भी दमखम रखता है। फंडामेंटली काफी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं स्टॉक को लेकर, और आज के सत्र में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। 3% की तेजी के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक जो है इस वक्त कामकाज करता हुआ। इसके अलावा क्रूड में 2 दिनों में हमने देखा है गिरावट, करीब 12% की बिकवाली देखने को मिली है। जितने बड़ा उबाल देखने को मिला था, गिरावट भी उतनी ही बड़ी आती हुई, और $69 बैरल के आसपास। अब अगेन ब्रोकरेजेस का तो ये भी कहना है कि $100 प्रति बैरल पर भी जा सकता है। जेफरीज के कुछ नोट्स आए हैं। इसके अलावा कुछ और ब्रोकरेजेस का मानना है कि 110 और साथ ही $150 प्रति बैरल के आसपास भी क्रूड जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं दिख रहा है। 12% की गिरावट कच्चे तेल की चाल में घरेलू बाजार और साथ ही विदेशी बाजार में इस वक्त उबाल थम गया है, और इसका इम्पैक्ट है। और इंटरग्लोब एविएशन, सीएट, ओएनजीसी, एचपीसीएल हम लगातार हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं कि कौन से स्पेसेस हैं जिस पर इसका असर पड़ता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त डिफेंस शेयरों में मुनाफा वसूली ये तो सुबह से चल रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीडीएल, बीएल, ये सारे स्टॉक्स हैं बिकवाली देख रहे हैं। और इनफैक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी डिफेंस सेक्टर में ढूंढते हैं लोग, तो इस बिकवाली में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, इस पर आगे विस्तार से एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। और साथ ही कमजोर बिजनेस अपडेट और ब्रोकरेजेस के डाउन ट्रेंड रिपोर्ट आते हुए दिखे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के लिए, और उसके ठीक बाद एक बड़ा डेंट, करीब 5-5.5% की बिकवाली केपीआईटी टेक में देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर में भी अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लार्जर आईटी प्लेयर्स के बदले अगर आईटी सेक्टर को प्ले आउट करना है तो मिड कैप आईटी पर नजर होनी चाहिए। सो ये हैं सारे बजिंग ट्रेड्स, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं। और कच्चे तेल की चाल का असर भी रिलेटेड स्पेसेस पर पड़ रहा है। लेकिन अभिषेक, अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। आज के सत्र में देखिए 25,200 के लेवल्स भी देखें, उसके पार भी जाता निफ्टी दिखा, और इस वक्त हम 25,000 के नजदीक के लेवल्स भी देख रहे हैं। मानो हमारी ही नजर लगी भारतीय बाजार को, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा प्रदर्शन था। कल के सत्र में जब ग्लोबल क्यूज हमारे पास काफी वॉलेटाइल थे, तब भी बाजार ने बड़ा मैच्योर बिहेव किया। और आज इस वक्त भले ही टेम्पररी, लेकिन इस वक्त एक डेंट तो पड़ा है। मानसी, देखिए सिंपली क्या है ना कि 24,700, 24,800 वहां पर बाजार हमने देखा कि एक सपोर्ट लिया था। बहुत सारे लोगों ने एंट्री की होगी, तो जाहिर सी बात है अगर 500-600 पॉइंट मिल गए तो लोग चाहेंगे कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और कोई नेगेटिव न्यूज आती है, लोगों को लगता है कि अगर ये गेंस में बन रहे हैं ना, तो इस गेंस को छोड़ना क्यों है। और कोई रीजन लग नहीं रही है। अब ये ईरान की तरफ से हमले की खबर आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब मामला यहां से ज्यादा एस्केलेट होगा। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मतलब ट्रंप को आप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम तो क्या, दुनिया बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कहते हैं कि उनको उनके मन का अंदाजा लगाना कि वो क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये कुछ भी शर्तिया तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर लग रहा है, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, ट्रंप ने कह दिया। अब ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा था कि अगर इजराइल अगर युद्ध विराम अगर करता है तो हम भी तैयार हैं, पहले उनको रोकना होगा। तो ये मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट टेकिंग है। और आप देखिए लोअर लेवल से फिर से थोड़ी सी ना हल्की सी बाइंग आई है। हमने जो एक
सपोर्ट का रेंज बताया था बाइंग का सुबह में कि 24,950 से लेकर 25,050 का, उस रेंज में आता है, तब खरीदिए। तो वो शायद आपको होती हुई दिखेगी। ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है, जैसे कि आप भी बता रही हैं कि सारे संकेत ठीक हैं। डाउ फ्यूचर ऊपर है, यूरोप में शुरुआत अच्छी हुई है, कच्चा तेल नीचे है, फिर क्या टेंशन है। बस ये हो रहा है कि अब 2 दिन बाद एक्सपायरी है, लोगों को गेंस हो रहे हैं, 500-600 पॉइंट के अगर गेंस निफ्टी में अगर मिल रहे हैं तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है। और लोग चाहते हैं कि ये मतलब अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, तो उसको हम अपनी तेज़ी को गंवाएं नहीं। बस यही हो रहा है। अभी भी 24,900 एक अच्छा सपोर्ट है। और हम रेजिस्टेंस की बात करें, 25,200 के लेवल की बात याद होगी मानसी सुबह ने की थी कि वहां पर एक छोटा सा हर्डल निफ्टी के लिए जरूर है, उसके ऊपर जाके टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। 25,200 के ऊपर जब निफ्टी अगर टिका लेता है तो फिर 25,500 की आप तैयारी कर लीजिएगा। तो ये निफ्टी की स्ट्रेटजी होगी। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि ओवरनाइट पोजीशन रखना अभी भी रिस्की है। रिस्की इसीलिए है कि भले ही पॉजिटिविटी के संकेत आ गए हों, लेकिन ओवरनाइट क्या होगा पता नहीं। पता चला कि आप तेजी करके जाएं, कल वहां पर मामला एस्केलेट हो जाए तो फिर आप फंस जाएंगे। आप मंदी करके जाएं और वहां पर पॉजिटिविटी बिल्ड हो जाए तो फिर आप ट्रैप होंगे। तो ट्रैप होने के खतरे हैं जब तक ये अस्थिरता वाला माहौल रहता है। तो पोजीशन लाइट रखें, ओवरनाइट पोजीशन ना रखें तो बेहतर है। ट्रेडर्स के लिए सलाह ये है। निवेशकों के लिए तो फिर ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे ना जाने कितने युद्ध आए, युद्ध गए, लोगों ने पैसे बनाए हैं। तो बल्कि ये अच्छा है कि अगर नीचे बाजार आया था, बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की भी होगी। हमारे म्यूचुअल फंड्स भी थे, हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं मतलब उन्होंने भी पैसे डिप्लॉय किए, लगातार बाइंग हो रही है। एक सत्र को छोड़ दें तो 24 सत्र से लगातार हम देख रहे हैं कि डीआईएस की बाइंग हो रही है। तो ये स्ट्रेटजी निवेशकों को अपनानी चाहिए। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो दिन की ऊंचाई से निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि 475 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। 56,000 पर सपोर्ट है। और यहां से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,800, 57,000 ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। इसके बीच में जाकर निफ्टी बैंक फंसेगा। इसको अगर पार करता 57,000 की तो आप तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। बड़ी गिरावट अगेन मतलब जो भी अब डिप्स आएंगे ना, वो अपॉर्चुनिटी बनेगी तेजी करने के लिए। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, ये सेल ऑन राइज का बाजार नहीं है। अब इसमें आप उछाल पर बेच के आप मतलब वो मौके कम मिलेंगे, लेकिन अगर नीचे आता है तो आपके लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बाय ऑन डिप्स कीजिए। मतलब ये जो गिरावट आई है ज्यादा, इससे मुझे लगता नहीं कोई डरने घबराने की कोई चीज है नहीं। 276 अंक नीचे डे हाई से निफ्टी आया है। बस एक ही खबर तो आई है, वो ये कि नहीं ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर। अब वो उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, उसको हम आगे देखेंगे, एसेस करेंगे। तो पोजीशन लाइट रखिए, तेजी की जिसकी पोजीशन है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 24,900 एक बढ़िया सपोर्ट निफ्टी के लिए है। और 56,000 की अगर हम बात करें तो बढ़िया सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, जरा उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी रणनीति क्या है और ट्रेड के मौके वो कहां पर देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के रुचि जैन हैं और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ हैं। रुचि जी, लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। रुचित भाई, पहली राय आपसे, ये जो इंट्राडे डिप आया है इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने तो कह दिया कि नहीं, इसको बाय ऑन डिप वाली रणनीति अपनानी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं और इंडेक्स को कैसे प्ले करें यहां से? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड के साथ जाना चाहिए रादर देन जस्ट इंट्राडे जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे तो ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट्स में काफी पॉजिटिव रहा है। और ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच में ये पहली बार कोई युद्ध को लेके कोई न्यूज फ्लोज है। आई थिंक आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो लगातार हमें वो जो न्यूज फ्लोज मिल रही है उसको मार्केट ने काफी अच्छी तरह से हमारे मार्केट ने फैक्टर इन किया है। और कोई जो भी यहाँ पे डिप ये लास्ट 1-1.5 महीने के कंसोलिडेशन में आए हैं, वो डिप में लोअर लेवल से आपको बाइंग इंटरेस्ट ही दिखे है। सो आई थिंक ज़्यादा चिंता इंट्राडे मूव्स के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट का है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग है ब्रॉडर ट्रेंड में आज सुबह जो 300 पॉइंट ऊपर मिल रहा था, उससे बेहतर है कि आप ये डिप में लोअर लेवल्स पे अगर आपको बाइंग करने का मौका मिलता है तो आई थिंक वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। और 24,800 से लेके 850 की रेंज जो है वो इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट के लिए। जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो 24,850 के आसपास आ रहा है। सो हमें लग रहा है कि जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक ऐसे जो भी इंट्राडे डिप्स आते हैं वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढते हैं। तो चलिए, बाजार पर हमारी रीडिंग को एक्सपर्ट्स की भी मोहर मिली है। गिरावट में खरीदारी के मौके इस वक्त बाजार में ढूंढने ज़रूर चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो ग्लोबल सिनेरियोज और टेंशन्स जो जियोपॉलिटिकल है, उन सभी चीज़ों को बाजार काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है और तेज़ी का रुख ही अपना रहा है। लेकिन
इस बीच आईआरसीटीसी को लेकर एक खबर आ रही है। रेल मंत्रालय की किराया बढ़ाने की योजना। आईआरसीटीसी रेलवे स्टॉक्स आज फोकस रेडार पर हैं और सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेलवे बोर्ड का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसका इम्पैक्ट रेलवे स्टॉक्स पर पड़ता हुआ एक बार देखेंगे। आईआरसीटीसी के चार्ट्स पर किराए में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर चर्चा जारी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या कुछ ही समय में इससे जुड़े अपडेट्स हमें मिलते हुए दिखें। लेकिन ये रेल यात्रा जल्दी ही महंगी हो सकती है। तो रेलवे ट्रैवल को लेकर एक खबर आती हुई इस वक्त नजर आ रही है। हमारे संवाददाता हमारे सहयोगियों को भी जोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त रेलवे स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए। आईआरसीटीसी के चार्ट अगर देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.5% की गेंस हैं आज सुबह से। इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी था। टीटागढ़ रेल का जिक्र भी हमने किया था। इसे तो हमने हमारे डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा भी बनाया था। लेकिन किराए में प्रस्तावित बढ़ोतरी की चर्चा जो जारी है, उसका असर हो सकता है कि अब रेलवेज आईआरसीटीसी इन पर्टिकुलर और यात्रियों के लिए ये खबर, कंज्यूमर्स के लिए खबर जानने लायक इस वक्त रेल यात्रा जो है वो जल्दी ही महंगी हो सकती है। और ट्रैवल एंड टूरिज़्म की अगर बात करें, पिछले दिनों काफ़ी कुछ हुआ है ट्रैवल, टूरिज़्म, लीजर, इन तमाम स्पेसेस में। और सिर्फ रेलवेज़ ही नहीं, एविएशन प्लेस में भी पिछले दिनों हमने काफ़ी सारी खबरें देखी हैं। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बेहद दुखद खबरें। और इसी के चलते एक तरह से ये भी कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, सेंटिमेंट्स जो हैं ट्रैवल को लेकर थोड़े से ख़राब भी होते हुए नज़र आए हैं। पिछले दिनों ही अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन का बड़ा हादसा और काफ़ी दुखद हादसा था, और उसके ठीक बाद एक के बाद एक रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी थी। तब इस स्पेस को हमने टच बेस भी किया था। और अब यहाँ पर रेलवेज़ में रेल यात्रियों के लिए किराया बढ़ने की संभावना है, रेल यात्रा महंगी होने की संभावना है, जिसका एक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त 761 के लेवल्स तो इंटैक्ट है आईआरसीटीसी में, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए सूत्रों के हवाले से खबर जानने लायक ज़रूर है। इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इंडेक्स पर तो रणनीति हमने जानी, लेकिन साथ साथ अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर गिरावट में खरीदारी के ही मौके ढूंढने हैं तो कहाँ ढूंढने ये मौके? चलिए क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी, बताएं कौन से हैं आपके क्लोजिंग ट्रेड्स? गुड आफ्टरनून मानसी जी। सबसे पहला ट्रेड मेरा टेलीकॉम सेक्टर से है, जो कि भारतीय हेक्साकॉम। यहाँ पर हमें एक अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं, और रिसेंटली भी यहाँ पर हमें फॉरेन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश का ही बुलिश सेंटीमेंट ही नजर आ रहे हैं स्टॉक में। और अभी रिसेंटली यहाँ पे 20 DMA का सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय हेक्साकॉम में बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1965 के, और हमें 1785 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है अगर हम इसको बाय कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रेड है वो डिलीवरी का है। स्टॉक का नाम है डिलीवरी। सो यहाँ पर भी हमें बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है वो वहाँ उसी के मद्देनजर हमने यहाँ पर बाइंग रिकमेंड किया है। सो ओवरऑल यहाँ पर भी हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर, और जो ब्रेकआउट आया है वो डबल बॉटम बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आने वाले सत्र में तेजी देखने को मिल सकती है। इसमें जो हमारे टारगेट है वो 395 के हैं, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें 362 का मेंटेन रखना है। ठीक है। 395 के टारगेट, 362 के स्टॉप लॉस डिलीवरी के लिए। और डिलीवरी जो है ये वायदा में तीसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। 4% की तेज़ी ऑलरेडी हम इसमें देख रहे हैं। और दूसरा जो शेयर है वो है भारतीय हेक्साकॉम का। हमने देखा था कि जिस लेवल के आसपास के टारगेट मिल रहे हैं उस लेवल तक जाके थोड़ा सा रिवर्सल आया था। फिलहाल 1850 रुपये के आसपास के भाव हैं। 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहे हैं, और इसमें आपको टारगेट मिल जाएंगे 1965 के। लक्ष्मीकांत जी की ऐसी राय है। 1785 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको भी ट्रेड करना है। तो ये दो शेयर तेजी के हो गए। रुचि जी, आप अपनी तेजी के शेयर बता दीजिए। 2+2 हम 4 कर लेते हैं। दो शेयर है मोर नो लार्ज कैप नेम्स में से है। एक तो SBI लाइफ, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि नो जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है उसका ज्यादा असर नहीं है ये स्टॉक पे।
और एक 20 डेज के ईएमए पे सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने कंटिन्यूस हमने एक स्ट्रेंथ ये स्टॉक में देखी है। सो आज का भी प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रॉन्ग है, हमें लग रहा है कि ये स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव कंटिन्यू रहेगा इसमें। तो एसबीआई लाइफ में करंट लेवल से 1810 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी 1900 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और विद इन द ऑटो स्पेस टीवीएस मोटर्स में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। लगभग 2 से 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन हुआ, बट कंसोलिडेशन में कहीं पे भी कोई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं दिखी। और ये थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें तो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन था विद इन एन अपट्रेंड, जिससे ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में टीवीएस मोटर में नजर आ रहा है। सो आज के वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो प्राइस अप मूव के साथ साथ एवरेज के से कई बेहतर वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हुए हैं। सो टीवीएस मोटर में हमें लग रहा है कि एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। 2800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 2930 के टारगेट्स के लिए। हुई 2 कॉल्स खरीदारी की लक्ष्मीकांत जी की तरफ से और 2 कॉल्स खरीदारी की रुचित जी की तरफ से। एसबीआई लाइफ और टीवीएस मोटर्स टारगेट स्टॉप लॉसेस और हमारे एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बिग एक्शन स्टॉक्स एक बार समझ लेते हैं। वरुण हमारे साथ सारे एक्शन स्टॉक्स लेकर मौजूद हैं। वरुण बताएं। तो देखिए बिग एक्शन स्टॉक में सबसे पहले बात करूंगा अंबुजा सीमेंट की यहाँ पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल प्लांट का विस्तार जो है वो ये कंपनी करने वाली है और क्षमता विस्तार बढ़ाकर अब करीब 102.95 MTPA का कंपनी ने कर दिया है। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा यहाँ पे भी आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी के विशाखापट्टनम JNPC यूनिट को US FDA से क्लीन चिट मिल चुकी है। US FDA ने 9 से 25 फरवरी के बीच में जो है वो इस जो यूनिट है उसकी जाँच की थी, उसके बाद क्लीन चिट मिल चुकी है। तो एक अच्छी खबर इस कंपनी के लिए। आज ऑटो और ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पे आप आपको अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक है, इसके अलावा एक्साइड, शामिल जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे जम के खरीदारी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। रेलवे स्टॉक्स, खासकर टीटागढ़ रेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी आज है। एंटी का एक नोट आया है जहाँ पे ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। लग जो है 1099 के इन्होंने दिए हैं। स्टॉक में देखिए आज अच्छे खासे गेंस देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ तेज़ी आज है मेटल स्टॉक्स में, और मेटल्स में भी अगर आप देखें तो JSPL यहाँ पे आप देखिए अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। नुआमा की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे खरीद की राय दी है और 1193 का प्राइस टारगेट जो है वो इन्होंने JSPL पे दिया। इनफैक्ट आज जितने भी मेटल्स और माइनिंग से रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे आज आपको अच्छे गेंस देखने मिल रहे हैं। और आखिरी में ग्लेनमार्क में देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा एक्शन है। भारत में कैंसर की एक दवा है जो इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट भी इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स है, इनफैक्ट ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आज आपको जम के खरीदारी देखने मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे एक्शन कैटेगरी वाले स्टॉक्स हमें बताने के लिए। खरीदारी के मौके भी मिल रहे हैं और खरीदारी वाले स्टॉक्स भी, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट और एक्शन बाजार में अब भी बरकरार ही है, जैसे लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें। स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। ब्रेक के बाद निफ्टी में जो तेजी है 100 अंकों के आसपास की है। लोअर लेवल से फिर से थोड़ी सी बाइंग की कोशिश है और निफ्टी बैंक की जो तेजी हो गई है वो हो गई है 400 अंकों के आसपास की। थोड़ा सपोर्ट मिल तो रहा है, हालांकि दिन के जो हाईस हैं काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। निफ्टी ने आज 25,317 का इंट्राडे हाई बनाया है। वहाँ से देखेंगे तो करीब अभी भी जो दूरी है वो करीब 250 अंकों के आसपास की है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आई है हायर लेवल्स पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में थोड़ी अस्थिरता बढ़ने की फिर से खबरें आई। लेकिन दो एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि ट्रेड के मौके आपके लिए बाजार में बन कहाँ पर रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया हमारे साथ हैं और फंडामेंटली आपको गाइड करेंगे रोहन मेहता। रोहन जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। राजेश जी, आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज के क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है L&T फाइनेंस। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है और स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। और जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया पिछले कुछ हफ्तों में, हमें लगता है ये ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और ये स्टॉक में हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 208 210 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 197 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है भेल।
यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी रिगेन करने में कामयाब होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है एक करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बनते हुए दिखा है। और ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट ये दर्शाता है कि भेल यहाँ से अप मूव एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 272 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 256। ठीक है, 256 के स्टॉप लॉस के साथ BHEL को आपको ट्रेड करना है। और राजेश जी, दूसरा शेयर आपने कौन सा बनाया? कुछ ऑडियो में ग्लिच था, हम सुन नहीं पाए थे। तो पहला स्टॉक था L&T फाइनेंस होल्डिंग। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 208 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 197 के आसपास। ठीक है, 197 का स्टॉप लॉस होगा, 208 का टारगेट होगा। और फ्यूचर्स के जो परफॉर्मर्स आज हैं उसमें आप L&T फाइनेंस होल्डिंग को भी देखेंगे, ठीक ठाक तेज़ी वहाँ पर हो रही है। एक और शेयर के बारे में आपसे ज़रा राय चाहिए राजेश जी, और वो शेयर है AB कैपिटल का। AB कैपिटल हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से बाइंग तो ही, लेकिन ऊपर जाकर थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आप तेज़ी करने की सलाह देंगे AB कैपिटल में? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे अब ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने अपने मल्टी मंथ रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक अब 260 264 के ऊपर बना हुआ है, अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आए, क्योंकि स्टॉक एक अच्छा रैली थ्रू आउट द मंथ दिखाया। ऑलमोस्ट 22-23% का गेन करंट मंथ में ही देखने को मिला है AB कैपिटल में। तो अगर थोड़ा कूल ऑफ भी आता है तो डाउन साइड में बाई किया जा सकता है। 264 260 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे डाउन साइड में। बट हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे मल्टी मंथ ब्रेकआउट हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि अगर ये अब बना रहा 264 के ऊपर तो इसके नेक्स्ट टारगेट गोइंग फॉरवर्ड 285 से 290 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। 285 290 के लेवल्स आ सकते हैं। AB कैपिटल हमने देखा था कि 200 रुपए के पार निकला, फिर वहां पर थोड़ा सा समय बिताया। मार्च में ये शेयर 150 रुपए के आसपास के भाव थे, लेकिन अब ये 52 वीक हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। AB कैपिटल 3% की तेजी है और वहां पर सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। तो बढ़िया शेयर, 285 290 के टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आज KPIT टेक के शेयर में गिरावट आई करीब 6-6.5%, और अभी भी कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है। कंपनी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया कि एशिया में और अमेरिका में थोड़े से उनको आउटलुक थोड़ा वीक दिख रहा है, थोड़ा अनिश्चितता उनको दिख रही है। इसके चलते शेयर में आज हमने गिरावट ही देखी है। KPIT टेक, इसको लेकर जरा लक्ष्मीकांत जी आप व्यू दीजिए। कंपनी तो वैसे मिड कैप स्पेस में अच्छी है ये, लेकिन ये कि थोड़ी कमेंट्री कॉशियस वाली आ गई तो शेयर से हम देख रहे हैं कि लोगों ने पोजीशंस अपनी काटनी शुरू कर दी। कहां पर सपोर्ट आप इसके लिए देख रहे हैं KPIT टेक के लिए? अभी कुछ दिनों पहले KPIT में हमें बुलिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला था 1400 के ऊपर, और वहां से अपसाइड के मोमेंटम भी हमने देखे थे 1434 तक। बट उसके बाद ही यहाँ पर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई और 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकडाउन लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आज जो फॉर्मेशन हुआ है कैंडलस्टिक का, वो बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गिरावट बढ़ सकती है। इमीडिएट सपोर्ट 1295 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर की मूविंग एवरेजेस भी है 50 और 100 DMA, तो अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है देन फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, और उस दौरान ये स्टॉक फिर जो नेक्स्ट स्विंग लो है 1260 तक, वहां तक फिसल सकता है। 1260 तक भी गिरावट, एक बड़ा डेंट, करीब 6% की गिरावट है। ब्रोकरेजेस के भी डाउनग्रेड्स आ रहे हैं और इसी के चलते KPIT टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। लेकिन चलिए रोहन मेहता भी हमारे साथ, उनसे बाजार पर उनका फंडामेंटल नजरिया भी जानते हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। और एट दिस पॉइंट भले ही इंडेक्स वाइज बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अब भी ठीक ठाक है। बैंक्स, फाइनेंशियल सुबह भी चल रहे थे, मेटल सुबह भी चल रहे थे, ऑटो, FMCG, ये तमाम स्पेसेस में अब भी मोमेंटम है और स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है।
फंडामेंटली मार्केट का टेक्सचर आप कैसा देखते हैं? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक सो मार्केट में जितना भी नेगेटिविटी थी रिगार्डिंग टू इट, एक चीज हमको क्लैरिटी से समझ में आ गई है कि नोबडी वांट्स अ वॉर। दिस इज मोर एज एन ईगो वॉर रेदर देन रियली एन इकोनॉमिकल वॉर। तो कहीं ना कहीं ये सेटल हो जाएगा और मुझे हमको ऐसा लग रहा है कि कमिंग बैक टू द पॉइंट वी विल बी स्क्वायर वन टू अर्निंग्स ओनली। और बहुत ही मीन्स 6-7 दिन में 10-15 दिन में फिर से सेक्टर अर्निंग्स चालू हो जाएंगे। एंड दिस क्वार्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रहा था इन लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स के कंपैरिजन पे। और नए क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। बीएफएसआई, एनबीएफसी और स्पेसिफिकली सर्टन केमिकल फार्मा इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेरी पॉजिटिव बट वेरी सिलेक्टिव इन मार्केट्स। हमको लग रहा है कि निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगी, आउट परफॉर्मेंस स्टॉक से आएंगे। वाह, आप बुलिश हैं नज़रिया मार्केट में और ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले। इनफैक्ट रोहन, बिल्कुल मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से। नो वन एक्चुअली वांट्स अ वॉर, और हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो वॉर लाइक सिनेरियोज के ठीक 1 साल बाद बाज़ार की तस्वीर जो है भारतीय बाज़ार की अच्छी ही नज़र आई है। और इस वक्त तो बाज़ार में हम देख रहे हैं ट्रेंड नज़र आ ही रहा है, चाहे विदेशी बाज़ार से कितनी भी उथल पुथल देखने को क्यों ना मिले। लेकिन वन मोर थिंग, सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर की चाल पर एक नज़रिया, क्योंकि बटा हुआ स्टांस और बटा हुआ नज़रिया इस सेक्टर पर बन रहा है, क्योंकि सेक्टर को लेकर कंसर्न्स भी ढेर सारे हैं। एक तो ग्लोबल कनेक्ट के साथ ताल्लुक़ रखता है यह सेक्टर। यूएस के मार्केट्स में, नैस्डैक में अगर हम देखते हैं कोई वॉलेटिलिटी तो उसका असर भारतीय बाज़ार पर भी नज़र आता है। लेकिन भारतीय बाज़ार में आईटी सेक्टर पर टेक क्या होना चाहिए? आईटी में भी लार्ज कैप आईटी विज़ मिड कैप आईटी पर कहाँ फोकस होना चाहिए? इस पर आपकी राय तैयार रखिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो रेल किराए में बढ़ोतरी की खबर हमने बताई थी सूत्रों के हवाले से, उस खबर से जुड़ी सारी जानकारी लेकर समीर जुड़ गए हैं। उनसे एक बार पहले समझते, उसके बाद सेक्टर वाइज हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से आईटी सेक्टर पर उनकी राय भी लेंगे। समीर बताएं, रेल यात्रा महंगी होने जा रही है? जी बिल्कुल, रेलवे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां रेल मंत्रालय इस वक्त रेलवे किराए में मामूली बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है। गंभीरता से विचार हो रहा है और बाकायदा इस दिशा में एक फाइल मूव भी हो चुकी है। इसको यूं समझिए कि रेलवे बोर्ड पहले एक प्रस्ताव तैयार करता है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस रखे जाते हैं कि कितनी बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ोतरी किस रूप में हो सकती है, क्या फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। तो वो जो फाइल है उसको तैयार कर लिया गया है और अब उस पर एक्टिव डिस्कशन हो रहा है मंत्री के साथ में और रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके बीच में फिलहाल इस दिशा में कि रेल किराए में अगर बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी, किस हद तक होगी और किस फॉर्मूले के तहत होगी, इस पर फिलहाल गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और संभवतः आने वाले दिनों में या जल्द ही रेलवे किराए में मामूली रूप से या आंशिक बढ़ोतरी हम होता हुआ देख सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो फॉर्मूला रेलवे विचार कर रही है वो ये हो सकता है कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुछ चंद पैसों में। हालांकि इसको अगर जितनी लंबी दूरी की आप यात्रा करेंगे, जितना किलोमीटर आप ज्यादा ट्रैवल करेंगे, वो आपको बढ़ोतरी रेल किराए में बड़े पैमाने पर नजर आएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, मान लीजिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर का अगर आप बढ़ोतरी करते हैं तो इस तरीके के फॉर्मूले पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम मुहर अभी नहीं लगी है, ये डिटेल्ड डिस्कशन के बाद में होगा और उसका फिर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सबर्बन ट्रैवल पर फिलहाल किसी तरीके की बढ़ोतरी पर विचार नहीं किया जा रहा है और जो भी ये बढ़ोतरी अगर होती है तो वो ज्यादातर इम्पैक्ट करेगी एसी क्लास के ट्रैवल पर, यानी कि थर्ड एसी, सेकंड एसी, इस पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा नजर आएगा। लेकिन जो बढ़ोतरी होगी वो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, आंशिक बढ़ोतरी होगी। लेकिन रेलवे को ऐसा लगता है कि ये छोटे कदमों के ही जरिए कम से कम रेलवे अपनी आमदनी में ठीक ठाक इजाफा आने वाले दिनों में कर पाएगी। इजाफा करने की तैयारी रेलवे और रेलवे इंफ्रा पर फोकस भी लगातार सरकार का है। अब रेल किराए में अगर बढ़ोतरी होती है तो कंज्यूमर्स, यात्री, ग्राहक तो यही जानने की कोशिश करेंगे और इंटरेस्ट उसी में होगा कि रेल इंफ्रा में कितनी ज़्यादा बेहतरी होती नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये रेल मंत्रालय से इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर ज़रूर आ रही है
कि हो सकता है कि रेलवे किराए में अपडेशंस यानी कि बढ़ोतरी आने वाले दिनों में नजर आए। आगे बढ़ेंगे। रोहन, कमिंग बैक टू यू, आईटी सेक्टर पर आपका नजरिया समझने की कोशिश कर रहे थे हम। आईटी में मिड कैप आईटी और लार्जर आईटी प्लेस ये दोनों आ चुके हैं और आईटी सेक्टर के लिए कंसर्न्स भी ढेर सारे हैं। एआई का आ जाना, आईटी स्पेस पे लगातार जिस तरह से छटनी का दौर पिछले दिनों चला है, ये सारी चीज़ें क्या आईटी सेक्टर को थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग बनाती है आपके हिसाब से? या सी आईटी है तो 2022 से तकरीबन एक पर्टिकुलर रेंज में है। 2-3 कंपनियों को आप एक्सक्लूड कर दो तो उसका बहुत सारा रीजन है कि जो सर्विसिंग आईटी कंपनीज थी वो एक लेवल के जो एवरेज मीडियन पी पे 25 to 30 पे ट्रेल कर रही थी एंड दैट वाज एक्सपेंसिव, और सामने कॉम्पिटिशन्स बहुत आ गए, स्टार्टअप्स बहुत आ गए, तो वो हिसाब से मार्जिन्स भी श्रिंक हुए, डिमांड भी थोड़ी कम हुई। प्रोडक्ट वाइज आईटी कंपनी वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इनटू, बट आप सर्विस वाइज आईटी कंपनीज आई थिंक इट्स टू कॉम्पिटिटिव। सो हाँ, आप बोलो तो 10-15% 10% के मार्जिन के ग्रोथ पे वो बढ़ सकते हैं, पर एक्सेप्शनल मार्केट को आउट परफॉर्म करे ऐसी हमको कोई यहाँ पे स्थिति नहीं लग रही है। ऑफ कोर्स लेट अस सी के क्वार्टर नंबर्स क्या आ रहा है, पर ये क्वार्टर भी ऐसा लग रहा है कि म्यूटेड नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, तो ओवरऑल इट इज अंडर परफॉर्मर नॉट एन आउट परफॉर्मर। कॉशन है और कॉशियस नजरिया इस वक्त आईटी सेक्टर पर फिलहाल अपनाना चाहिए। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे एफएनओ स्ट्रैटेजी, डेरिवेटिव मार्केट पर रणनीति सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें। क्लोजिंग कॉल में बाजार हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर फिसलने के बाद थोड़े से वोलेटाइल हैं और निफ्टी पर प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हुआ है। जो गेंस हैं वो रह गए हैं सिर्फ 80 अंकों के आसपास के, 25,050 के आसपास के स्तर आपको दिखेंगे। ब्रीफली मतलब 24,999 दशमलव कुछ था, वहाँ तक निफ्टी गिरा और वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश ज़रूर हुई। निफ्टी बैंक की बात करें तो दिन के ऊपरी स्तर से करीब 400 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा, 56,500 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आज अगर हम गिरावट की बात करें तो जो एक्सप्लोरेशन वाली जो कंपनीज हैं जो तेल निकालती हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वहाँ पर प्रेशर है। सरकारी शेयर दबाव में आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी शुरुआत के बाद रिलायंस के भी अपने गेंस को टिका के रखने में कामयाब हो नहीं पाया और अब ये आधे % नीचे कारोबार कर रहा है, 1450 रुपए के भाव के नीचे आ गया है। राजेश जी, रिलायंस क्या करें? बाय ऑन डिप वाला शेयर है क्या? क्या सलाह देंगे इसमें? स्टॉक पिछले 5-6 हफ्तों से एक रेंज में ही फंसा हुआ है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो करीब 1410 के आसपास इसके सपोर्ट है, और हायर साइड पे देखें तो 1465 से 1470 की जोन में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है। ये पिछले 4-5 हफ्तों से इसी रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी भी नियर टर्म चार्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बनी हुई है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक को अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम तो 1425 का स्टॉप लॉस होगा, अगर जब तक वो नहीं टूटता है तो ट्रेंड तो अभी भी बुलिश साइड में ही एग्जिबिट होते हुए दिखना चाहिए। 1425 टूटेगा तो थोड़ा हमें लगता है प्रेशर बनेगा स्टॉक पे, अदरवाइज पोजीशन अभी होल्ड कर सकते हैं 1425 के स्टॉप लॉस से। ऑन द हायर साइड 1465 को क्रॉस अगर ये करता है तो फिर यहाँ पे 1500 तक के अप मूव बनेंगे, तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। थोड़ा सा दबाव जरूर बना है हायर साइड से, बट हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी, उसके चलते ये स्टॉक में भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, बट हमें लग रहा है कि ये स्टॉक वापस हायर साइड की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ये व्यू है। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल वाले स्टॉक्स में भी रौनक लौटी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्रूड के डेरिवेटिव का ये भी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर आज देखेंगे तो आईओएल केमिकल एक शेयर है, वहाँ पर अच्छी तेज़ी है। दीपक नाइट्राइट में हम तेज़ी देख रहे थे। एफएनओ का ये शेयर है, तो कुछ बाइंग सिलेक्टिव हो रही है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन जोश वहाँ पर भी आया है। बीएचएल में करीब 3% के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और सीमेंट में भी चौतरफा बाइंग है। अंबुजा में अच्छी तेज़ी है। अल्ट्राटेक का शेयर भी शुरुआती सत्र में चल रहा था
थोड़ी गेंस कम हुए, लेकिन फिर भी 1.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। और आज अडानी ग्रुप की एजीएम भी थी, वहां पर बहुत ही कुछ क्रूशियल संबोधन हुए चेयरमैन गौतम अडानी के। तो अडानी ग्रुप में आज ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। अडानी पोर्ट्स वैसे भी निफ्टी का टॉप गेनर करीब 3.25% के आसपास की तेजी के साथ। अडानी में कोई शेयर रोहन जी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़े से वोलेटाइल होते हैं शेयर, ये कुछ विवाद भी जुड़े कंपनी के साथ, लेकिन काफी अच्छे से स्टीयर किया खुद को ग्रुप ने और एक नई ट्रेजेक्टरी पर अभी दिख रहा है ये। कोई शेयर जो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है और यहां से अगर कोई 3 से 5 साल का अगर समय दे तो कम से कम डबल या ट्रिपल होने की पोटेंशियल लगता हो, कौन सा शेयर आपके हिसाब से ऐसा है? आई थिंक सो बहुत सारे शेयर्स हैं जो अंडरडॉग मान सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा करेक्शन आया था और वो करेक्शन कहीं ना कहीं एक सस्टेन हो गया है। पर तो भी विद द फंडामेंटल पॉइंट और हर एक पॉइंट से आई थिंक सो स्टिल अदानी पोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। जो हिसाब से उसने प्रॉफिट पोस्ट किया है नियरली अबाउट 11,000 करोड़ टीटीएम का, और जो हिसाब से वो स्टेबल भी रहा है कंपेरेटिव टू ऑल अदानी स्टॉक्स, तो हमारे हिसाब से अदानी पोर्ट मेक्स मोर सेंस देन एनी अदर स्टॉक as a safer bet, not a very risky bet. तेजी है और ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है, ऑफ कोर्स ओइंग टू जो टेक अवेज मैनेजमेंट की तरफ से गौतम अडानी जी की तरफ से आते हुए दिखे, फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स उनके तमाम बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के, उसका असर इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे के पूरे ग्रुप स्टॉक्स में नजर आ रहा है। अडानी एनर्जी 2.25% की तेजी, टॉप परफॉर्मिंग अडानी पोर्ट्स और उसके बाद अडानी एनर्जी के चार्ट्स। लेकिन चलिए डेरिवेटिव मार्केट में एफएनओ की चाल, कौन से लेवल्स हैं जहां पर पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ ज़्यादा खरीदारी नज़र आ रही है, कहाँ ज़्यादा बिकवाली नज़र आ रही है, लेवल बेस्ड कामकाज कहाँ हो रहा है, ये सब और साथ ही इंडिया विक्स सारी डिटेल्स लेकर पुलकित बंडी हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ गया। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात अभी थोड़ी देर पहले पुलकित मुझे बता रहे थे। पुलकित, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं क्या एनालिसिस और रीडिंग्स हैं आपकी? जी मानसी जी, तो पहले जैसे कि इंडिया विक्स को देखा जाए तो वो लगभग 14.26 पे है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, कंफर्टेबल लेवल पे है। निफ्टी पीसीआर 0.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगेन ये कंफर्टेबल जोन में है। वहीं अगर हम मोस्ट एक्टिव पुट और कॉल की बात की जाए तो ये दोनों का दोनों 25,200 के ऊपर हो रहा है। वहीं अगर हम पुट में बात करें तो 25,200 पे पुट राइटिंग हो रही है और कॉल की बात करें तो 25,200 पे कॉल बाइंग हो रही है। इसका मतलब जो भी निवेशक हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। वहीं अगर हम हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो 26,000 के ऊपर है, और अगर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 25,000 के ऊपर है। इसका मतलब 25,000 को एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। मैक्स पेन देख लें 24,800 है, वहां से मार्केट काफी दूर है तो बहुत ज्यादा उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो पीसीआर वही, ये भी करीब 0.85 के आसपास है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट, ये सारी की सारी चीजें 56,000 के ऊपर ही है बैंक निफ्टी में, और ये काफी दिनों से यही सिलसिला बैंक निफ्टी में चला आ रहा है। अगर हम सिक्योरिटीज इन बैन की बात कर लेते हैं तो बायोकॉन और आरबीएल बैंक, ये सुबह जो सिक्योरिटी इन बैन में थे वो अभी भी हैं। हाँ, लेकिन बायोकॉन का एग्जिट ऑलमोस्ट श्योर है, क्योंकि इसकी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो करीब 78.68% के आसपास आ चुकी है। पॉसिबल एंट्रेंट की बात कर लें कि इनमें से अब कौन सिक्योरिटीज इन बैन में जा सकता है, तो एबीएफआरएल और टीटागढ़ ये जा सकते हैं। टीटागढ़ श्योर शॉट चला जाएगा क्योंकि इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 98% के ऊपर जा चुकी है। तो मानसी जी, ये था एक मोटा मोटा कि मार्केट में किस तरह का चल रहा है। हाँ, 25,000 के ऊपर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही है। अभी देखना होगा कि किस तरह के ग्लोबल न्यूज एंड क्यूज बनते हैं एंड फिर इस तरह से मूव आएगा। काफी इंटरेस्टिंग है पुलकित, 25,000 को सपोर्ट मानते हुए कन्विक्शन 25,200 पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का नजर आ रहा है। संकेत है कि हो सकता है लास्ट हाफ एन आवर ट्रेड में भी गेम जो है वो बदलता हुआ नजर आए। उम्मीद तो यही है कि तेजी की चाल वापस बाजार पकड़े। चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑन दिस नोट शुक्रिया पुलकित आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बीटीएस टीएसटी बीटी ट्रेड्स और बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं ऑप्शन के चैंपियन हमारे खास सेगमेंट में।
स्नेहा सेठ एंजल वन से हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑप्शन की आज की रणनीति लेकर। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून। ऑप्शन सेगमेंट में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो मेटल स्पेस से JSW स्टील ये काउंटर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज ऑल्दो हाई लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है, बट ये अपॉर्चुनिटी है टू गो लॉन्ग ओवर ईयर। नियरली 1% एक काउंटर ऊपर है। अगर आप देखें इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास से रिकवरी दिखी है। मेरा मानना है कि अभी के लिए जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स 980 985 के आसपास, और यहाँ से मुझे लगता है करके कि एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है वंस दिस काउंटर सरपासेस 110 115 लेवल्स। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि आप जुलाई सीरीज की 1020 की कॉल ऑप्शन बाय करें। 30 रुपए के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 24 का लगाना है। टारगेट इसमें 40 तक के रहेंगे। एज पर दी टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 7000। ओके, स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। JSW स्टील 1020 की कॉल खरीदने की राय। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 30 के लेवल्स पर, लक्ष्य 40, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 24 के लगाने होंगे। अगर ये कॉल वर्कआउट होती है 7000 मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा, और अगर ये रिवर्स जाती है तो 4000 अधिकतम नुकसान होने की भी संभावना है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर F&O ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर। F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। F&O ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो इसीलिए अपने एडवाइजर्स से सलाह लें, सोचे समझे और उसी के बाद F&O में उतरें। मूविंग बैक टू मार्केट्स, इस वक्त अगर आप देखें बाजार में सेक्टर वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच नज़र तो आ रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अडानी ग्रीन के चार्ट्स में हम देख रहे हैं करीब 3% की तेज़ी है। राजेश जी हैं हमारे साथ। राजेश जी, अडानी ग्रीन और NTPC ग्रीन, इन दोनों स्टॉक्स में फ़र्क यही है, NTPC ग्रीन अपनी स्लो चाल चलता है, लेकिन अडानी ग्रीन के स्टॉक में आए दिन हम अच्छी खासी तेज़ी का रुझान देखते हैं। दोनों में कंपेयर करके आपकी तरफ से टेक्निकल आउटलुक क्या होगा? 107 के लेवल्स पर NTPC ग्रीन, अडानी ग्रीन में तो आज ऑफकोर्स अडानी ग्रुप स्टॉक्स ही अच्छा खासा चल रहे हैं, लेकिन तेज़ी की दौड़ तो लगाता है ये स्टॉक। तो मानसी जी देखें तो काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों स्टॉक का। अगर नियर टर्म बिहेवियर देखें तो दोनों स्टॉक्स में अगर देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद अब लोअर बैंड पे अब कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। अडानी ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में अभी भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर फेस करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है 1000 इसके लिए 1005 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। 1005 के ऊपर ये स्टॉक में हमें लगता है 1040 1050 की तरफ मूव आते हुए दिख सकता है। बट अभी भी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर अभी भी वीक ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो पुल बैक में आइदर 1020 1040 के जोन में जाता तो एक बार रिव्यू करें, या वहां पे पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें। अगर आप लोअर साइड पे बाय कर रहे हैं तो डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 960 के आसपास। वही NTPC ग्रीन में देखें तो यहाँ पे भी जो एक रिकवरी देखने को मिली थी पिछले दिनों में, वो ऑलमोस्ट 110 से 115 की रेंज में जाके कहीं ना कहीं फिजल आउट होते हुए दिखी है। तो हमें लगता है इसका मेजर हर्डल अभी 115 के आसपास बना हुआ है, वो क्रॉस होगा तो फिर ये स्टॉक थोड़ा और तेजी को एक्सटेंड करेगा। बट टाइम बीइंग हमें लगता है कि ये स्लो मूवर तो है और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगा। 102 से 115 के आसपास इसके रेजिस्टेंस है, तो ये रेंज में ही अभी हमें लगता है कुछ समय और कामकाज करते हुए देखने को मिल सकता है NTPC ग्रीन। ठीक है, NTPC ग्रीन थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। अडानी ग्रीन में आपके लिए मौके बन सकते हैं 960 का स्टॉप लॉस, 1020 और 1040 के टारगेट के लिए। निफ्टी सिर्फ 60 अंक ऊपर, 0.25% की तेजी। बहुत सारे ऐसे लोग जो रहे होंगे जो सुबह के गैप को देखकर परेशान हुए होंगे। क्या अपॉर्चुनिटी है? ये जो करेक्शन आए हैं इंट्राडे में, ये थोड़ी देर में समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन उसके पहले जरा ये जान लेते हैं कि 3 बजे तक का बाजार में एक्शन क्या रहा है। खास सेगमेंट मार्केट डेट 3 का हो गया वक्त।
हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ हैं। आनंद, बताइए क्या हुआ है बाजार में आज और कहां पर एक्शन दिखा है? जी हाँ, 3 बजे के बाज़ार की बात करें, दोपहर में बाज़ार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब देखें तो ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इंडेक्स की तरफ देखें तो लगभग सभी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा जिसमें तेज़ी दिख रही है वो है सरकारी बैंकों का। सरकारी बैंकों में खरीदारी दिख रही है। केनरा बैंक की तरफ देखें करीब 2.5% से के आसपास की तेज़ी दिख रही है। यूनियन बैंक में भी आसपास 2.5% के आसपास तेज़ी है, और आईओबी भी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है उसकी बात करें तो एनटीपीसी में आज दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम औसत से करीब 8 गुना ज़्यादा दिख रहा है। और जेएम फाइनेंशियल में 8% की शानदार तेज़ी दिख रही है। औसत से वॉल्यूम 7 गुना ज़्यादा यहाँ भी दिख रहा है। एलटी फूड्स की बात करें तो कल शेयर में 6 से 7% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज 7% की अच्छी तेज़ी दिख रही है, और औसत से यहाँ भी 6 से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट है एचएएल पर। मार्च 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 6 विमान मिलेंगे, ऐसा एचएएल का कहना है। हालांकि डिफेंस शेयरों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, और वही असर एचएएल पर भी देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया पर एक अपडेट है, जहां कंपनी ने साइएंट के साथ करार किया है, और ये जो करार है वो एआई आधारित नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए किया है। इसके अलावा कंपनी में और कई बड़े फैक्टर है, जिसकी वजह से आज शेयर 5 से 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो डेलीवेरी पर जेएम फाइनेंशियल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर जेएम फाइनेंशियल ने खरीदारी की राय दी है, और लक्ष्य बढ़ाया है। लक्ष्य 380 से बढ़ाकर 480 रुपये किया है, यानी कि 100 रुपये ज़्यादा लक्ष्य को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ ई कॉमर्स शिपमेंट में आगे ग्रोथ की उम्मीद भी जताई है। इसी के चलते शेयर में 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे शेयर्स थे, अपडेट्स थे, जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद। आखिर में डिलीवरी पर तो हमने खैर राय ली भी थी। शेयर 4% ऊपर है, और जेएम फाइनेंशियल की राय आई है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल को अगर आप देखेंगे तो शेयर वो भी गर्म है आज जेएम फाइनेंशियल और एडेलवाइस फाइनेंशियल दोनों में अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। 5 से 6% के आसपास के उछाल आपको शेयरों में दिखेंगे। राजेश जी, हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट वाली थीम बाजार में काफ़ी चली थी। अब ये जो प्योर ब्रोकिंग या फिर एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनीज हैं, वहाँ पर आज अच्छी तेज़ी हो रही है। कोई शेयर जहाँ पर आपको लगता हो कि नहीं ब्रेकआउट हो चुका हो, या फिर ब्रेकआउट की तैयारी है और लोगों के लिए मौके बन रहे हों? तो देखिए, असेट मैनेजमेंट कंपनियों में हमें लगता है एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनाते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक में एक नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट तो यहाँ पे बना है। 5150 5180 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 5020 के आसपास। वही जेएम फाइनेंशियल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी बनते हुए दिखी है, और अब ये स्टॉक हमें लगता है कि इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई थे 165 168 के आसपास के, वहां तक भी मोमेंटम को एक्सटेंड करते हुए देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से 146 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने होंगे। अगर ये 146 को बचा लेता है वोलेटिलिटी में, तो ये हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड 165 168 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बीच रुपया जो है दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह भी रुपए की ओपनिंग मजबूती के साथ हुई थी, और $1 के मुकाबले अगर आप देखेंगे रुपया 86 के लेवल्स पर इस वक्त देखने को मिला है। सुबह जब बाजार खुले थे और करेंसी की ओपनिंग हुई थी, इसे हमने टच बेस कर आपको बताया भी था कि रुपए में मजबूती की चाल आज के सत्र में देखने को मिली है, और एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे डॉलर के मुकाबले रुपया जो है दिन के उच्चतम स्तर पर और 86 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। आज ये स्टॉक एक्शन में है, और इस एक्शन के पीछे की वजह क्या है, रीजनिंग सारी हमें अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, वोडाफोन आइडिया की तेजी के पीछे की वजह क्या है? मानसी, देखिए एक्शन तो वोडाफोन आइडिया में है, लेकिन कितना है? प्रतिशत में तो दिखेगा कि हाँ 6-7% ऊपर ये शेयर है, लेकिन घूम फिर के लेवल फिर वही 7 रुपये के आसपास वाले रहते हैं। और इसको लेकर खबरें ये आ रही हैं कि 84,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर रिलेटेड जो भी बकाया है, उस पर सरकार से राहत मिल सकती
सकती है। अब देखिए क्या है ना कि वोडाफोन आइडिया मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के गले की फांस भी है। सरकार का इन्वेस्टमेंट जो टोटल है 49% के आसपास हो गया है, वो बढ़ के 22-22.5% से जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज का जो कन्वर्जन किया था सरकार ने, तो सरकार अब चाहती नहीं कि ये कंपनी यहाँ से और कमज़ोर हो और उनको अपने निवेश पर नुकसान हो। तो ये खबरें आ रही हैं कि कुछ कुछ तरीके मैकेनिज्म अपनाए जा सकते हैं वोडाफोन आइडिया को राहत देने को लेकर। एक चीज़ तो ये है कि एजीआर पेमेंट के लिए जो समय जो 6 साल जो दिया गया है उसको बढ़ाकर 20 साल किया जा सकता है सरकार की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है कि सालाना 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए की एक टोकन अमाउंट का भुगतान कंपनी कर सकती है तब तक जब तक कि एजीआर के मुद्दे पर फाइनल रेजोल्यूशन ना हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि अभी क्या है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, जो भी एजीआर के ड्यूज़ हैं उसके ऊपर जो बकाए हैं। तो सरकार अब शायद कोशिश ये कर सकती है कि सिंपल के कंपाउंड की जगह सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा, तो इससे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बोझ कम आएगा। ये तमाम मैकेनिज्म को एक्सप्लोर किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए अगले साल मार्च में जो देनदारी बनेगी, जो पहली किस्त आएगी वो होगी 18,600 करोड़ रुपए के आसपास की। कंपनी के पास अगर हम सीधे तौर पर देखें तो कैश की किल्लत है। साफ तौर पर मार्च तिमाही के अंत तक 9,930 करोड़ रुपए का कैश और बैंक बैलेंस है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एजीआर के जो किस्त है उसी का भुगतान कंपनी कर पाने की स्थिति में नहीं है। लगातार घाटा तो पोस्ट कर ही रही है, अभी तक ज़्यादा हमने रैंप अप देखा नहीं है। 5G वगैरह में कंपनी कोशिश कर रही है सेवाएं देने की रफ्तार को तेज़ करने की, लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान भी आया है, उन्होंने कहा कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 खिलाड़ी होना ठीक नहीं है, डुओपोली ठीक नहीं है। सरकार चाहती है कि हर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा रहे और उन्होंने ये भी कहा कि आईएसपी डोमेन में कंपटीशन वाला भारत शायद पहला देश है। वोडाफोन आइडिया ने भी सरकार को कहीं न कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की थी, एक तरह से चेतावनी ही दे दी थी और ये कहा था कि सरकार के सपोर्ट के बिना FY26 के बाद ऑपरेट करना संभव नहीं है और अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती है, डिमांड्स मानी नहीं जाती है, एजीआर पर रिलीफ नहीं मिलती है, तो उसके बाद कंपनी को इंसॉल्वेंसी का विकल्प ही चुनना पड़ेगा। आपको याद होगा कि एजीआर के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कि क्या राहत मिलती है। अभी तो ये सूत्रों के हवाले से सारी खबरें हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आज शेयर में हम थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के। देखिए अगर आप इसके चाल की बात करें तो 1 महीने में +1% के रिटर्न है वोडाफोन आइडिया में। 6 महीने की बात करें -6%। इस साल मतलब 1 जनवरी से लेकर अब तक की जो चाल है -13% शेयर नीचे है और 1 साल में निवेशकों ने 60% रकम वोडाफोन आइडिया के शेयर में गंवाए हैं। तो अच्छी खबरें आती हैं, थोड़ा सा शेयर चलता है, फिर से वही स्थिति हो जाती है। तो मामला थोड़ा सा क्रिटिकल इसका है, देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार की कोशिश तो है कि नहीं कम से कम 3 कंपनीज रहें और अब ये कंपनी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये सरकार की कंपनी है। वोडाफोन PLC हो गया या फिर आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, उनके स्टेक सरकार से कम है। सरकार 49% की शेयर होल्डिंग के साथ सबसे बड़ी निवेशक अब इस कंपनी में है। तो जो इंटरेस्ट है वो सरकार से भी जुड़े हैं। सरकार नहीं चाहेगी कि ये कंपनी यहां से बंद हो और जो इन्वेस्टमेंट सरकार का है इक्विटी कन्वर्जन के जरिए या फिर बाकी जरिए भी उस पर कोई नुकसान हो। देखते हैं आगे क्या होता है, भविष्य तो कोई ज्यादा उज्जवल दिख नहीं रहा है। एक व्यू ले लेते हैं रोहन जी से। रोहन जी, वोडाफोन आइडिया आपका व्यू क्या है और निवेशकों को आप कैसे गाइड करेंगे? नए निवेश के लिए तो मैं पहले से मना कर देता हूं, नया निवेश कोई ना करे। आप जरा बताइए, जो पुराने निवेशक जो फंसे हुए हैं उनको किस उम्मीद में शेयर में बने रहना चाहिए? देखो, ये एक ऐसी पेचीदा कंपनी है कि जहां पे कुछ भी हो सकता है। वी अग्री के 90% ऑफ द थिंग डाउनसाइड इतना बड़ा कुछ है नहीं, पर उसके सामने अपसाइड भी बहुत नहीं लग रहा है। हम अभी कॉन्template कर रहे थे कि कैसे BSNL को रिवाइज किया जाए। तो एक ये ऑप्शन है, जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट के पास अभी हाईएस्ट स्टेक हो गया है, तो अगर इसको BSNL में मर्ज किया जाए तो एक आई थिंक सो इट वुड बी अ टर्न अराउंड। तो एक ही फैक्टर लग रहा है कि अगर ये हो सकता है तो एक टर्न अराउंड आ सकता है। बाकी उम्मीद कि ये कंपनी फिर से जीवित हो पाएगी वो बहुत कम लग रही है।
संक्षेप में साफ साफ कह दिया कि उम्मीद की ये कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी, इसकी संभावना काफ़ी कम है। 7 रुपये का भाव, ठीक है, 5% ऊपर है। कितने? 31 पैसे की तेज़ी फिलहाल आपको शेयर में दिखेगी। चलिए 3:13 हो गए हैं। जरा ये समझ लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट जो हैं BTST के लिए या फिर STBT के लिए आपको सलाह क्या दे रहे हैं। निफ्टी ने जो अपनी स्ट्रेंथ गंवाई है इंट्राडे में, उसके बाद हमने कोई खास रिकवरी देखी नहीं। निफ्टी बैंक जरूर अभी भी 400 अंकों की तेजी पर कारोबार कर रहा है। 0.25% की मजबूती निफ्टी बैंक में है और उसकी 1/3 की तेजी हम निफ्टी में देख रहे हैं। 25,317 तक गया और वहां से आप देखिए करीब 280 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। राजेश जी, BTST या फिर STBT, आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपके हिसाब से आकर्षक मौके अभी कहां हैं? BTST का ही ट्रेड रखेंगे क्योंकि 25,000 के लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं आज का जरूर हायर साइड पे दबाव बना है, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर लौटा है मार्केट में वापस। तो पहला स्टॉक जो BTST के लिए पसंद आ रहा है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखें तो 3 वीक से स्टॉक एक बहुत नैरो प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है और अब यहाँ पे ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक के टारगेट बन सकते हैं करीब 2440 2450 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2365 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस से, और मेटल स्पेस में हमें लगता है कि यहाँ पे सेल को ध्यान में रखा जा सकता है। स्टील अथॉरिटी को अगर हम देखें तो आज काफ़ी मेटल स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना है। सेल में भी हमें लगता है कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये 128 के ऊपर ही कल ट्रेड करता है तो फिर यहाँ पे एक मूव 135 136 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो सेल को भी BTST जैसा ट्रेड बनाया जा सकता है। कोरोमंडल और सेल 135 136 के लेवल आ सकते हैं। सेल में कोरोमंडल के लिए जो टारगेट होंगे 2440 और 2450 के। लक्ष्य 2365 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है, कुछ और ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इन दिनों एक नया खतरा चुपचाप हमारे शहरों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों ने ऐसी बारिश देखी जिसके कारण न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ बल्कि भारी नुकसान भी हुआ। मुंबई में 100 साल में पहली बार मई में इतनी बरसात हुई कि रिकॉर्ड टूट गया। वहीं दिल्ली की बात करें तो 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। बेंगलुरु में झमाझम बरसात के चलते IT कंपनियों के लिए मशहूर इलाकों में पानी भर गया। खराब मौसम और प्लानिंग की कमी की वजह से बरसों पुराने पेड़ भी गिर गए, जिससे कि पूरे इलाके बाकी शहर से कट गए। अब समय आ गया है कि इस जलवायु संकट से लड़ने के लिए तुरंत कदम उठाएं और जवाबदेही हम तय करें। इन्हीं सवालों और समाधानों पर चर्चा करने के लिए देश और दुनिया के बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट और पॉलिसी मेकर आ रहे हैं एक साथ। तो जुड़िए हमारे साथ 27 जून को नई दिल्ली में टाइम्स नेटवर्क के द इंडिया क्लाइमेट समिट के दूसरे एडिशन में, जहां हम मिलकर खोजेंगे क्लाइमेट चेंज संकट से निपटने का रास्ता। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब एक बेहद इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए। देखिए, भारतीय सिनेमा में काफ़ी उम्दा कंटेंट हमने देखी है। कई सारी फिल्में हमारी पसंद भी होती है, लेकिन भारतीय सिनेमा की बेमिसाल फिल्मों में से एक शोले 50 साल पूरे करने जा रही हैं। जी हाँ, और फिल्म की इस उपलब्धि का जश्न ग्लोबल होने वाला है। 27 जून को फिल्म की भव्य प्रीमियर जो है इटली में होने जा रहा है। क्यों ये प्रीमियर है खास, इटली में क्यों होने जा रहा है और क्या खास होने वाला है इस प्रीमियर में,
प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं ये सारी डिटेल्स लेकर। प्रशांत, शोले के 50 साल खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल मानसी, और 50 साल अपने आप में किसी फिल्म के लिए, जब हम कहते हैं कि कोई फिल्म समय की यात्रा पूरी कर लेती है तो वो शोले के साथ हुआ है। और इतने सालों में शोले के लिए जो दीवानगी है वो अब देश से निकलकर विदेशों तक फैल गई है। इटली में 27 जून को इसका एक भव्य प्रीमियर होने वाला है, और ये प्रीमियर इसलिए भी खास है क्योंकि ये वो फिल्म फेस्टिवल है जहां पे मदर इंडिया, गुरदत्त की क्लासिक प्यासा, इस तरह की फिल्में शोकेस की जाती रही हैं। और शोले का ये जो वर्जन है मानसी, ये पूरी तरह से रीमास्टर्ड वर्जन है। यहां पर आपको डिलीटेड सीन्स जो थे फिल्म के, निकाल दिए गए थे, वो मिलेंगे। अनकट वर्जन देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ऑडियंस के हिसाब से इस फिल्म को अलग सिरे से 4K में रीमास्टर्ड किया गया है। साउंड पे बहुत काम किया गया है। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और जो रमेश सिप्पी हैं, सिप्पी फिल्म्स के ओनर, उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया। 3 साल लगे हैं इसे पूरी तरह से इंटरनेशनल ऑडियंस के लायक बनाने में। और 50 साल तो वैसे 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, तो 15 अगस्त को पूरा होगा। और उस दिन जो है इसको रिलीज किया जा रहा है। मतलब जो नॉर्मल ऑडियंस है, रेगुलर ऑडियंस है, रेगुलर सिनेगोयर हैं, वो भी जा सकते हैं। और शोले की जब बात आती है तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। एक तो सबसे लंबे समय तक ये एक थिएटर में लगी रही, मुंबई का मिनर्वा थिएटर। 1-2 साल नहीं, 5 साल तक शोले वहां पर चलती रही। और आप सोचिए कि मात्र लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बजट में उस वक्त ये बनी थी, और 15 करोड़ का नेट कलेक्शन केवल भारत में इसने किया था। वर्ल्ड वाइड जब और कई रिलीजें हुई और डेमोग्राफीज में गई तो 50 करोड़ का इसने कलेक्शन किया। और कहा जाता है कि 500% से ज्यादा का प्रॉफिट इसने अपनी मेकिंग में बनाया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 27 जून को एक अलग ही जश्न होगा इटली में। ब्लॉकबस्टर जश्न, ब्लॉकबस्टर प्रीमियर, और शोले तो सभी की पसंदीदा। आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जिसने शोले ना देखी, और डायलॉग से लेकर किरदार सभी। आपने कब देखी थी शोले और कहां देखी थी? मैंने ये तो नहीं बता सकती एग्जैक्टली कब, लेकिन हाँ टीवी पर देखी थी मैंने लास्ट जब देखी। अभिषेक से पूछते हैं। अभिषेक, शोले आपने कब देखी थी, आपको याद है? मानसी, देखिए शोले, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि 50 साल पुरानी मूवी हो गई। और शोले एक ऐसी फिल्म है ना कि हर जनरेशन को लगता है कि हमारे जनरेशन की फिल्म है ये। और कई सारी पुरानी जो परिपाटियां थी वो उसको तोड़ी गई थी। पहले डाकू डकैतों की इमेज थी फिल्मों में, अलग तरीके की होती थी। वो तिलक लगा के धोती कुर्ते पहनने वाले, फिर ये पूरी तरह से एक तरह से बदल गया अचानक से। और कमाल की मूवी। मुझे याद नहीं, मानसी, अगर कोई पूछे कि आपने कितनी बार देखी है, मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने कितनी बार शोले देखी है। और जब शोले 3D में रिलीज हुई थी मानसी, तो मैंने मीरा रोड में एक PVR थिएटर था, वहां पर जाकर मैंने शोले 3D में देखी थी। और जितनी बार मैंने देखी, कभी लगता है कि अच्छा बीच से छोड़ नहीं सकते, ये जलवा है शोले का। लेकिन हम ये सारे कुछ बता रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हम शोले को लेकर, शोले के कनेक्शन को लेकर एक बहुत ही धमाकेदार शो लेकर आ रहे हैं। कमाई के शोले। शोले में एक से एक ऐसे डायलॉग्स हैं जो लोगों की जुबान पर चढ़े हैं। तो उन डायलॉग्स के भरोसे हवाले से हम बाजार की बात करेंगे, और बहुत ही शानदार स्टॉक पिकिंग अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम दर्शकों के लिए करवाने वाले हैं। तो कमाई के शोले कल 12:27 पर दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि ये बहुत ही खास शो है, अलग तरह का शो है, इसको आप जरूर देखिएगा। राजेश जी, शोले को लेकर आपकी कोई याद? याद तो यही है कि देखी तो टीवी पे ही है, लेकिन कब देखी ये भी याद नहीं, लेकिन काफी बार देखी है। और उसके जो सीन्स होते हैं, काफी सीन्स सोशल मीडिया पे काफी वायरल रहते हैं, तो वो भी देखने को मिलते रहते हैं जब भी सोशल मीडिया पे एक्टिव देखते हैं। कोई फेवरेट डायलॉग आपका शोले का? एक डायलॉग है जो बचपन से सुनते आए, उसका तो ठाकुर वाला, कि एक तो कब है होली, ये वाला डायलॉग काफी फेमस है। तो जनरली होली के समय ये डायलॉग काफी निकलता है। सोशल मीडिया पे काफी इसके मेम्स बनते हैं। यादें ताज़ा हो गई यार। राजेश जी, सही कहा आपने। डायलॉग्स और कुछ मूवीज ऐसी होती है जो किरदार के करियर में भी एक
बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। शोले वन ऑफ सच मूवीज़ रही। प्रशांत, बहुत शुक्रिया ये इंटरेस्टिंग कंटेंट हमारे साथ पेश करने के लिए। और ये तो है ही इंटरेस्टिंग कंटेंट, लेकिन साथ साथ कल 12:27 पर हमारी एक खास पेशकश भी देखिएगा। शेयर कनेक्शन शोले को लेकर आपको बताएंगे कैसे इंटरेस्टिंग है। 12:27 कल जुड़िए, आपको ज़रूर पता चलेगा। लेकिन चलिए क्विकली आगे बढ़ेंगे और सिर्फ 3.5 मिनट बचे हैं इस वक्त बाजार क्लोज होने में। और आज दिन भर मार्केट ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया और ये एक्शन अगर इंटैक्ट रहता तो और अच्छा ज़रूर लगता। लेकिन कह सकते हैं कि ग्लोबल कंसर्न्स को दरकिनार कर रहे थे भारतीय बाजार। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि सेंसेक्स कि आज जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी के चलते एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली। 1:30 बजे के बाद ही मार्केट में ये मूव्स जो हैं डाउनसाइड की तरफ देखने को मिले। अदरवाइज हम देख रहे थे अच्छा खासा एक्शन प्योरली बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक देखने को मिला। इस वक्त 25,000 के ही लेवल्स पर, और घबराने की जब तक 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रखता है निफ्टी, ज़रूरत घबराने की फिलहाल नहीं है क्योंकि मार्केट का अंडरटोन फिलहाल बुलिश है। आज हमने 25,200-250 तक के स्तर भी देखे हैं। लेकिन चलिए प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या इजराइल ईरान टेंशंस के बीच जो ताज़ा डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की बात, उसके बाद ईरान का ये कहना कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते, लेकिन इजराइल का डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स करना, उनका ये कहना कि वॉर और ये पूरे सिनेरियो से उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो वर्कआउट होती हुई दिख रही है। कई सारे डेवलपमेंट्स होते हुए और इसी के चलते शायद डायरेक्शन मिस किया बाजार ने सेकेंड हाफ में। लेकिन ठीक है, ब्रॉडर मार्केट्स में भी इस वक्त अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसेस में स्टॉक वाइज आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। आज के सत्र में अगर आप देखें सेक्टर वाइज भी लगभग सारे सेक्टर्स आज सुबह से ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। और टुवर्ड्स क्लोजिंग में अगर आप देखेंगे अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। PSU बैंक, मेटल, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, एनर्जी, FMCG, फार्मा, रियल एस्टेट, IT, एग्जैक्टली इन दिस ऑर्डर आप देखेंगे अब भी खरीदारी दिखा रहे हैं। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, अडानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, BPCL, आइशर मोटर्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। और क्लोजिंग के दरमियान भी इन स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती है। इंडिया विक्स पर ज़रूर नज़र होनी चाहिए क्योंकि इंडिया विक्स जो है अपने कंफर्ट लेवल के पास ही है। इंडिया विक्स में स्पाइक कप अगर आ जाता है तो फिर मार्केट के लिए ज़्यादा कंसर्न है। लेकिन इंडिया विक्स का भी 4% टूटना एक प्रमाण है कि इस वक्त मार्केट का अंडरटोन और टेक्सचर जो है इसे बुलिश ही कहना चाहिए। भले ही एक आध कोई सेंटिमेंट बिगाड़ने वाली खबर का असर मार्केट पर पड़ता ज़रूर दिखे, लेकिन अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो ढेर सारी दे ही रहा है। इस बीच आज के सत्र की अगर बात करें, आज के ही सत्र में स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज आपको फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिली। तगड़ी खरीदारी थी। जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, JM फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन। इनफैक्ट JM फाइनेंस के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए। 8% की तेजी के साथ ये स्टॉक ने आज ट्रेड कर दिखाया और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी JM फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी मजबूती। 8% के आसपास ही तेजी जो है इंटैक्ट है। 149-150 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। SBI कार्ड पर खबर आई थी, खबर और साथ साथ ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर रहता है SBI कार्ड, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस रेडार पर अच्छी मजबूती के बीच क्लोजिंग दिखाते हुए। ऑटो क्षेत्र की चाल में ऑटो एंसिलरी दोनों में ही अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। और ऑटो सेक्टर में TVS मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, मदरसन, एक्साइड, ये सारे के सारे स्टॉक्स रहे जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ, यानी कि ऑटो सेक्टर पूरा और ऑटो एंसिलरी में भी अच्छे खासे प्रदर्शन देखने को आज के सत्र में मिले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप स्टॉक्स आज फोकस रेडार पर थे क्योंकि कई बड़े ऐलान की खबर आती हुई दिखी और मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री, गौतम अडानी जी की तरफ से जो बिजनेसेस को लेकर कमेंट्री थी उसके चलते स्टॉक्स में मूव ऑन पॉजिटिव देखने को मिले। लेकिन चलिए मार्केट की क्लोजिंग इस वक्त स्क्रीन पर 56,471 के स्तर, 425 अंकों की तेजी। ऊपरी स्तरों से गेंस फ्रिजल आउट हुए, लेकिन इस वक्त भी तेजी आप कह सकते हैं मार्केट का टेक्सचर ठीक ठाक। 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रखा निफ्टी ने। 100 अंकों की तेजी, ऊपरी स्तरों से गेंस वहां भी फ्रिजल आउट हुए, लेकिन 25,000 को सस्टेन किया, ये अपने आप में बड़ी बात। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांस का पलड़ा भारी। इंडिया विक्स में गिरावट, ये सारी की सारी रिलीफ इंडिकेटर्स हैं जो कि बाजार की चाल को पॉजिटिव ही बनाकर रखेंगे। चलिए क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए।
क्लोजिंग कॉल को यहीं समेट रही हूं, लेकिन अगली पेशकश आपकी कल की तैयारी प्रशांत करवाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।